ऑलराइट, यस सर। ठीक है। और आपकी आवाज भी उस दिन की तरह नहीं हो रहा है कि आपको चैट करना पड़े, आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, खुशी की बात यह है कि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अगर आपको बीच में कुछ पूछना हुआ तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज हमको सुनाई पड़ रही है। पिछली क्लास में हमने जो चीज डिस्कस की थी वो थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेन वेरिएबल। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो ज्योमेट्रिकली वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकली इसको बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और उस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। मतलब x और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा और x और y का वो हर वैल्यू जो उसका सॉल्यूशन है, मतलब x और y का हर वो मान जिसपे LHS इक्वल टू RHS है, वो उसको हम ग्राफिकली देखें तो उस लकीर में से ही कोई ना कोई एक बिंदु होगा, मतलब उस लाइन का ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। ये जरूरी है, मतलब उसके बाहर का नहीं होगा। ये सब बातें हम लोगों ने की थी और हम लोगों ने फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की थी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में हमको दो इक्वेशन मिलते हैं, इक्वेशन 1 भी होता है, इक्वेशन 2 भी होता है, तभी तो पेयर है, दो है। दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे, वही होता है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो पर 2 का ना हो, 2 का हो और 1 का ना हो, या दोनों का ही ना हो। ऐसा वाला हम नहीं लेंगे। जो दोनों का ही सॉल्यूशन बने, जिस x और y का वो मान जिसपे इक्वेशन 1 का LHS RHS के बराबर आए और इक्वेशन 2 का भी LHS RHS के बराबर आए, उस वैल्यू को हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहेंगे। और ग्राफिकली अगर हम देखें इसको, अगर हम इक्वेशन 1 कुछ ऐसा लाइन हुआ, इक्वेशन 2 कुछ ऐसा लाइन हुआ, तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस पॉइंट का जो अब्सिसा और कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट जो होगा, x वाला कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का x का मान, y कोऑर्डिनेट मतलब इस इक्वेशन का y का मान। तो ये वाला पॉइंट देखो 1 पे भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट देखो 2 पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन बन रहे होंगे। तो यही एक मात्र ऐसा पॉइंट है जो दोनों इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों पैरेलल लाइनर है, तब तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा हमें, तो इसको हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहली वाली लाइन जो है इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 की लाइन इसी पे चढ़ जाए, इसी के ऊपर ही बन जाए, तो इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें क्या होता है कि इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट कॉमन है, मतलब दोनों के सॉल्यूशन है। मतलब और एक लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। इससे कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये सब बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस की थी, याद हो गई। अगर नहीं याद है तो हम पिछले क्लास में आप लोग चले गए थे, तो हम नीतू को एक जल्दी से एक वो दिखा दिए थे, आप लोग उसको देखें फटाफट, अभी वो पूरी बात रिवाइज हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी बच्चों को? बताइए, म्यूट करके बताइए। यस सर। ओके,
ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो एक इक्वेशन ले लिया 2x + 3y = 5। अब इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई का वो मान जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, इसका यही मतलब होता है सॉल्यूशन का मतलब। तो मान लीजिए हम x की जगह 1 ले लें और y की जगह 1 ले लें, देखें क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट किया 2 × 1 + 3 × 1, तो ये हो गया 2 + 3 5 आया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है एक्स और वाई की इस मान पे। तो ये जो है 1 1 इसका सॉल्यूशन होगा। तो लेफ्ट में आप देखिए एक डिब्बा बना हुआ है, वो सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं हम। जो जो इसका सॉल्यूशन होंगे वो इस डिब्बे में जाएंगे। अब देखिए -2 और 3 पे चेक करते हैं। तो ये -4 + 9 हो गया और -4 + 9 = 5, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है एक्स और वाई के इस मान पर। तो इसका मतलब ये मान जो है एक्स का -2 और वाई का ये मान 3, ये जो है सॉल्यूशन है। अब 1 और 0 पे जरा चेक करिए, तो क्या आया 2 + 0 2 आ गया, और राइट हैंड साइड में है 5। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आ रही मेरी बात सभी को समझ में? उसी तरीके से आप जैसे आप देखिए x की जगह -5 ले लें और y की जगह 5 ले लें, तो 2 × -5 -10 + 3 × 5 15, और 15 - 10 = 5, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। जिसका मतलब -5 और 5 की सॉल्यूशन है। तो हम मान लिया हमें 3 सॉल्यूशन पता चले, बहुत सारे हो सकते हैं 1 1 -2 और -5 और 5। अब ये सॉल्यूशन को हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पे, तो 1 1 यहाँ प्लॉट होगा, उसी तरीके से -2 और 3 यहाँ पे प्लॉट होगा, और -5 और 5 यहाँ पर प्लॉट होगा। अब तीनों लाइन को मिलाते हुए आप देखिए तो एक लकीर बनेगी, और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमेशा। तो क्या पता चला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमेशा। तो अब देखिए हम एक पॉइंट ले लिए 10 और 5, और इसको चेक कर रहे हैं 10 और 5 में। तो 2 × 10 + 3 × -5 कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब 10 और -5 भी इसका सोल्यूशन बनेगा। अब एक पॉइंट ले रहे हैं मान लीजिए उस लाइन के बाहर, जैसे 4 और 2 ले लिए, वो लाइन पे नहीं है, देखिए 4 और 2 लाइन पर नहीं है। अब जरा उसको पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ रहा है मतलब 5 नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब 4 2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या पता चला कि हर लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी, कि उसका हर सॉल्यूशन इस लाइन का कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब उसी तरीके से देखिए हमने एक इक्वेशन ले लिया है 6 3, पहले वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है पर दूसरे वाले का नहीं है। तो ये 6 3 क्या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? नहीं, दोनों का होना चाहिए सॉल्यूशन। अब देखिए 6 और हाफ, नीचे वाले में अगर x की जगह 6 रखे y जगह हाफ रखे तो सेटिस्फाई करेगा, पर ऊपर में नहीं करेगा। तो ये सॉल्यूशन बनेगा नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों ही का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों का ही सॉल्यूशन नहीं है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर दोनों का सॉल्यूशन है, पहले का भी है दूसरे का भी है, जैसे 4 2 दोनों का है, तो ये इज दिस द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों का सॉल्यूशन होगा इस पेयर का। हाँ, तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, एक्स और वाई का वो वैल्यू जो दोनों ही लाइन का पॉइंट हो, मतलब इक्वेशन 1 का जो लाइन हो और इक्वेशन 2 का भी लाइन हो, वो दोनों पे ही वो पॉइंट हो। जैसे यहाँ देखिए 4 2 जो है दोनों लाइन पे आ रहा है, पहले वाले लाइन पे भी आ रहा है, दूसरे वाले लाइन पे भी आ रहा है। तो ये जो है ये पॉइंट जो है दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, यही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और ये पॉइंट आप ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे देखें 4 और 2 है। उसी तरीके से आप देखिए क्या किया मैंने, 1/3 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दूसरे वाले इक्वेशन का x। इसी तरीके से a1/a2 जो कि मैंने बता चुका है, ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 = b1/b2 नहीं है, इसीलिए वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है जिसका एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है, दोनों दोनों लाइन एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं एक्चुअली, इसीलिए आपको एक दिख रहे हैं। तो इससे कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें आपको पता है कि ये क्या होगा, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे 2/4 3/6 और 9/8 तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि 1/2 होगा। उसी तरीके से ये पैरेलल आ रहा है, यहाँ पे दोनों दोनों इक्वेशन का जो लाइन ज्योमेट्रिकली बन रहा है वो पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप जब करेंगे तो क्या हुआ, 1/2 हो गया,
और 2/4 भी 1/2 हुआ, लेकिन 4/12 1/2 नहीं हुआ। तो क्या हुआ, A1/A2 B1/B2 के बराबर है पर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो नो सॉल्यूशन की होती है, एक भी सॉल्यूशन की नहीं होती। तो अब मान लीजिए आप ये घर पे करेंगे, सब लोग नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करना है। x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, के एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 3। आपको k का वो वैल्यू निकालना है जिस पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो, इसके एक भी सॉल्यूशन ना हो। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया भी था आप लोगों को, अगर आप लोग को याद हो शायद। एक लिख लिया सब लोगों ने, के का वो वैल्यू निकालना है जिसपे इक्वेशन और इक्वेशन 2 के एक भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट मिले ही ना। सारे लोगों को मेरा जो अभी मैंने दिखाया और जो मैंने नरेट किया समझ में आया और साफ साफ दिखाई दिया और साफ साफ सुनाई दिया है कि नहीं? साफ साफ दिखाई सुनाई दिया है आप लोगों को और एक एक बात समझ में आई है? बताइए मुझे। नीतू को भी पिछले क्लास में हमने देख लिया था। अभिषेक, मिस्टर विनेश, जरा मुझे आश्वस्त कीजिए कि अभी जो मैंने आप लोग को बताया है वीडियो के माध्यम से और वीडियो दिखाया है उसमें मेरी बोली हुई एक एक शब्द आपको एकदम क्लियर समझ में आया है? बताइए। अभिषेक तो बता रहे हैं कि हाँ सर, और लोग नहीं बता रहे, और लोग भी बताएं। यस सर। यस सर, ये हमको लगता है विनेश ने बोला है ना? आवाज तो आ जाती है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन बोल गया। यस सर। हाँ, विनेश ने बोला है, ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को पिन किए रहते हैं ताकि हम ये देखते हैं कि आप लोग को दिख कैसा रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं। इसलिए आप लोग बोल जाते हैं ना तो हमें नहीं पता चलता कौन बोल गया। अभी हम अपने को अनपिन करें तो शायद पता चल जाए। चलिए, लेकिन विनेश बोले थे, हमको ये आवाज से पता चल गया, अभी मैंने देख लिया। खैर, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क करने को दिया था वहां पे वीडियो में। क्या है भाई, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/k, A1/A2 1/k हो गया। ये क्या हो गया, k/4, ये हो गया 1/3। तो ये दोनों तो आपस में बराबर होना चाहिए, पर ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो कंडीशन है ये इंटरसेक्ट नॉन पैरेलल लाइन की, मतलब कि इसका तभी तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या कि इसका कोफिशिएंट x का और इसके कोफिशिएंट का रेशियो और इस वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट और दूसरे वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको बजरा सॉल्व कर ले। क्या हो गया भाई, k² = 4 आया। ठीक है, ठीक है, k² = 4 आया। तो k की कितनी वैल्यू आई? k 2 भी हो सकता है, k -2 भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए k = 2 लिया मैंने, तो ये हो गया 1/2 = 2/4 बट नॉट इक्वल टू 1/3। काम कर जाएगा, k की इस वैल्यू पे ये पैरेलल आया, बिल्कुल सही। अब k = हम मान लीजिए -2 लेते, k = -2 लेते, तो क्या हुआ, 1/-2 -2/4 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, और इसके अलावा k की कोई भी वैल्यू ले लेंगे आप, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं। 2 और -2 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप k की ले लेंगे तो ये तो हो सकता है कि 1/3 के बराबर ना आए। जैसे अगर हम k की जगह मान लीजिए 6 ले लें, तो ये तो हो सकता है कि 6/4 1/3 के बराबर नहीं आएगा। और उसी तरीके से 1/k कर ले, मतलब तो 1/6 जो है 1/3 के बराबर नहीं है। लेकिन एक कंडीशन उसमें एक और जुड़ी है
कि ये दोनों जरूर बराबर होने चाहिए, A1/A2 बराबर होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 के बराबर होना चाहिए, हाँ C1/C2 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये बराबर होना भी चाहिए, ये भी कंडीशन। तो इसका मतलब कि हम एक जगह कुछ और नहीं ले सकते, हमको 2 या -2 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो k के कितने वैल्यू निकले? k की जगह आप 2 ले सकते हैं, k की जगह -2 ले सकते हैं। ये दो वैल्यू है k की, जिसको हम इसमें अगर k की जगह 2 ले लें तब भी इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर k की जगह -2 ले लें तब भी इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा k का कोई वैल्यू हम ले लेंगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। k की जगह मान लीजिए 3 ले लें तो क्या हुआ, 1/, यहाँ अगर मान लीजिए 3 ले लें तो 1/3 हो गया, और यहाँ पे 3/4 हो गया, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन बन गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ग्राफ पे बना के देख लीजिएगा, अगर k की जगह जो ही आप 2 और -2 के अलावा कुछ और दिए तो ऐसा नहीं होगा कि एक भी सॉल्यूशन ना हो, या तो एक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक भी सॉल्यूशन नहीं, या तो एक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें उम्मीद है कि हमारी बात, ये वाली बात समझ में आई होगी आपको, आ गई है ना? बताइए। यस सर। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एवरीबॉडी अपने बुक अपना ओपन कीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज टू ओपन देयर बुक। हर बच्चे अपने अपने, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना बुक खोले होंगे। 3.1 जो है पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44। उसका क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िए हमारे साथ साथ, हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। एक आफ्ताब नाम का कोई सज्जन पुरुष हैं, वो अपनी सुपुत्री, अपनी डॉटर से कुछ बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो आफ्ताब है और उनकी एक डॉटर है, उनकी एक बेटी। और आफ्ताब इज टेलिंग हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कुछ बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले, कह रहे हैं कि आफ्ताब कह रहे हैं कि मैं बेटी तुमसे 7 times as old as you were then। उस वक्त 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी, मेरी उम्र उस टाइम तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी। मतलब अगर उस टाइम 7 years ago अगर उनकी बेटी 3 साल की थी तो आफ्ताब 21 साल के थे, 7 गुना ज्यादा। अगर उनकी बेटी 4 साल की थी तो आफ्ताब 28 साल के थे। मेरी बात सबको समझ में आ गई? जस्ट 7 times ज्यादा। फिर लिखा है कि 3 years from now, लेकिन अभी जो मेरा एज है उससे 3 साल बाद अगर हम भविष्य में देखें, फ्यूचर में देखें, तो मैं तुम्हारे एज से 3 गुना ज्यादा होगा। अब आप बताइए इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बड़े आसान से हैं, आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन किए भी होंगे 8th क्लास में। क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए आफ्ताब की एज को x मान रहे हैं और इनके डॉटर की एज को y मान रहे हैं। ठीक, प्रेजेंट में मान लीजिए आफ्ताब की एज x years है, x years, और उनके डॉटर की एज मान लीजिए y years है। क्या लिखा हुआ था, वो अपने बेटी से कह रहे थे कि बेटी 7 साल पहले, 7 years ago,
7 years एगो मतलब 7 साल पहले। अब बताइए 7 साल पहले अगर अभी प्रेजेंट एज अवतार की x है तो 7 साल पहले कितनी एज रही होगी उनकी x माइनस 7 है कि नहीं, बस 7 साल घटा दें। अगर अभी आपकी एज 18 साल है तो 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी 18 माइनस 7 11 और क्या -7 कर देंगे। और अगर प्रेजेंट एज इनकी डॉटर की 22 है तो 7 साल पहले क्या एज रही होगी 22 माइनस 7 ईयर्स, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो उनकी बेटी से 7 टाइम्स 7 गुना थी। मतलब अगर उनकी बेटी की एज में अगर हम 7 का गुना कर दें 7 गुना कर दें तो वो आफ्ताब की एज के बराबर आ जाएगा। यही तो है इसका मतलब, समझ में आया कि नहीं। ये मैंने कैसे लिखा आप लोगों को समझ में आया। अब ये क्या हुआ भाई x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 49, ठीक है। इसको एक तरफ कर रहे हैं, सारे वेरिएबल एक तरफ कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। क्या हुआ भाई x माइनस 7y और इज इक्वल टू ना करके ऐसा कर लेते हैं प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्या आप मान लीजिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई समस्या कुछ नहीं किया है तो सॉल्व कर लिया है। x इधर ले आए 7 को y को -7y और यहाँ -49 था इधर आके +49 हो गया और 49 प्लस में -7 तो +49 -7 इज +42, ठीक। तो इसको हम जरा यहाँ लिख लें सर। हाँ बोलिए x माइनस 7y एक मिनट इसको लिख लेते हैं x माइनस 7y। हाँ जी वो बताइए। सर इसको एक बार रिपीट करना सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए ये कह रहे हैं ना कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज इतनी थी और उनके डॉटर की एज इतनी थी, यहाँ तक तो पकड़ लिए थे। कह रहा था कि 7 साल पहले ना आफ्ताब जो है अपने डॉटर से 7 गुना थे, अपने डॉटर की एज से 7 गुना थे। तो अगर इसमें हम 7 का गुना करें तो आफ्ताब किसके बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए आफ्ताब है और ये उनकी डॉटर है। ये कह रहा है कि आफ्ताब जो है इससे 7 गुना, मतलब अगर उनके डॉटर 3 साल की है तो आफ्ताब उससे 7 गुना होने चाहिए, 21 साल के होने चाहिए। तो अगर हम उनके डॉटर की एज में 3 साल से गुना करें तो आफ्ताब की एज के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 7×21। तो उनके डॉटर की एज में अगर हम 7 का गुना करें तो आफ्ताब की एज के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी आई समझ में कि नहीं बात, बोलिए। यस सर। उसके बाद लिखा है, उसके बाद प्रेजेंट से बोल रहे हैं आफ्ताब साहब की ऐसा है बेटी कि अगर मान लो कि अभी जितना हम लोग का एज है 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ 3 years फ्रॉम प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट में एज है अभी उसके 3 साल बाद की बात, मतलब फ्यूचर में बात हो रही है। तो अभी आफ्ताब की एज x है, 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी होगी x + 3 years, 3 साल बढ़ जाएगी ना भाई। अगर मेरी एज अगर अभी 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी 15 + 3 18 साल के हो जाएंगे हम। और अभी प्रेजेंट में इनकी एज डॉटर की 22 की है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 22 + 3 years की हो जाएगी इनकी डेट डॉटर। और कह रहा है कि वो 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आप जितने साल की रहेंगी आफ्ताब उससे कितने गुना बड़े होंगे 3 गुना बड़े होंगे। मतलब कि अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो आफ्ताब के इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि x + 3 बराबर होना चाहिए 22 + 3 में अगर हम 3 का गुना करें तो, ठीक। तो क्या हो गया x + 3 = 3y + 9। और इसको जरा अच्छे से करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये 3y इस तरफ आएगा तो -3y हो जाएगा
और ये 3 था और ये 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, और -9 + 3 -6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। बताइए आप लोगों को समझ में आया मेरी बात की नहीं? कैसे मैंने इक्वेशन फॉर्मुलेट किया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के सिचुएशन को एनालाइज करके उसको इक्वेशन में बनाना होगा, और इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लगाया, मैंने इक्वेशन में फॉर्मुलेट कर दिया उसको, आपको भी करना आना चाहिए। अगर ये फॉर्मुलेट नहीं कर पाए आप सिचुएशन को पढ़ के, तो फिर जब आप यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, इसके आगे कैसे करेंगे? यहाँ तक पहुंचना आपके लिए एक टास्क, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और बताएंगे भी, आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, उसको पढ़ना और समझना है और उसको ढालना है इक्वेशन में। ठीक है, जैसे मैंने अभी हल के दिखाया। किसी को कोई कष्ट, यहाँ तक किसी तरह की कोई परेशानी? बोलते नहीं है आप लोग। क्लियर है ना? यस सर। तो यही आपका हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपके क्वेश्चन में बोला था कि अलजेब्रिकली बताइए और ग्राफिकली बताइए, तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो इसको तो हमको साफ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। चल कर देते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन सेट निकालें, जैसे कि हम वीडियो में दिखाए थे उस तरीके से। तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन सेट निकालें। x - 7y + 42 = 0। अब हमें x और y की कुछ वैल्यू आपको सोचनी होगी, कम से कम 2 सोच लीजिएगा या तो 3। ठीक है, मिनिमम 2 तो जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक लाइन को बनाने के 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए। ठीक है, तो 2 वैल्यू तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर y की जगह -6 ले लें और x की जगह 0 ले लें, तो देखिए 0 -7 × -6 कितना हो गया? सॉरी +6। तो -7 × +6 हो गया -42। -42 + 42 कैंसिल आउट और 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अगर आपको ऐसे सोचने में दिक्कत हो रही है, नहीं आ रहा है इस तरह से हम सोच पा रहे हैं, तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को ऐसे लिख डालिए। देखिए x = ये हो गया 7y - 42, मतलब x को y के टर्म में लिख दीजिए या y को x के टर्म में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इस y को एक एक वैल्यू देते जाइए और x की वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे देखिए अगर हम y की जगह 1 रख दें तो क्या हो गया, 7 × 1 - 42, तो 7 - 42 और क्या आ गया -35। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -35। तो x की वैल्यू हो गई -35 अगर y 1 है। आई मेरी बात समझ में? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में अभी हमको उसको प्लॉट भी करना है, तो -35 तक हम ग्राफ थोड़ी लेके जाएंगे। तो कुछ ऐसा दिमाग लाइए कि -35 तक ना ले जाना पड़े, 6 तक तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो थोड़ी हम सद्बुद्धि लगा रहे हैं कि हमको ये भी पता है कि ग्राफ बनाना है, या तो आप बना दीजिए 35 तक। अब कुछ बोलेंगे सर 35 तक ग्राफ में होता ही नहीं है, तो ये 1 2 कैसे करेंगे? अरे आप बेवकूफी कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कौन ये कह रहा है कि जो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर है उसको 1 यूनिट मानो, यहाँ से यहाँ तक 5 ले लो, फिर अगले वाले में यहाँ से यहाँ तक 10 ले लो। आ रही मेरी बात समझ? वो तो आपके हाथ में है ना, ग्राफ का जो यूनिट लेना है वो तो आपके ऊपर है। आप 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट ले लो, तब तो आप 35 तक पहुंच जाओगे, 5 10 15 और ऐसे करके। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर?
Yes, sir. Yes, sir. मैं आपका आगे का ध्यान में दे आगे का मैं मेरे ध्यान में जानते हैं अभी ग्राफ चल रहा है, इसको ग्राफ में भी बनाना है, इसीलिए हम इस -35 से बचना चाह रहे हैं। हालांकि नहीं बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मेरे पास और वैल्यू है, देखिए अगर यहाँ पे 6 है, अब देखिए अभी और हम लेके दिखाते हैं आपको। फोर 7 जा 6 7 जा 42 7 7 जा 49। अब 49 में अगर हम मान लीजिए यहाँ 7 ले लें तो ये 49 हो जाएगा, और 49 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा 42 के लिए 7 घटाना पड़ेगा, तो x की जगह आपको 7 लेना पड़ेगा। देखिए हमने कैसे किया, हमने क्या सोचा कि यह -7 है, y की जगह अगर हम 7 ले तो ये हो गया -49, आना कितना चाहिए -42, तो यहाँ पे हमें कितना घटाना पड़ेगा -49 में से 42 लाने के लिए 7 घटाना पड़ेगा। तो अगर हम x की जगह 7 ले लें तो -7 -49 -42 आ जाएगा, और यहाँ +42 है, -42 +42 से कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर आ जाएगा। 2 पॉइंट तो हमने ले लिया, कौन कौन सा आया भाई, एक तो 0 और 6 आया, और दूसरा पॉइंट क्या मिला भाई 7 और 7। बात समझ में आई सभी बच्चों को? किसी बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई तो पूछ ले, हम रुके हुए हैं, और पूछ ले ईमानदारी से, संकोच ना करें, क्योंकि अगर अभी आप नहीं पूछ के समझें तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये बात मैं बड़े एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत अनुभव से, कि जो बच्चा अभी नहीं समझ पाएगा वो बहुत मुश्किल होगी उसको समझने, इसलिए अभी समझ लीजिए 100%, 100% अभी समझिए, ये नहीं 90% से काम नहीं चलेगा, 100% समझिए। ये बात समझ में आई कि नहीं, अभी बताइए। Yes, sir. ठीक है जी, उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं। इक्वेशन 2 ना हम यहीं पर कर देते हैं, उधर जगह नहीं बच। चलिए एक आध वैल्यू आप जरा सोच के बताइए, आपको हम दे रहे हैं x और y की जगह हम कोई 2 वैल्यू बताइए। देखिए अगर y की जगह अगर -2 कर दें तो -3 इंटू -2 कितना हो गया +6 हो गया, +6 -6 0 हो जाएगा, तो x की जगह हमको 0 लेना पड़ेगा। एक तो हम देखिए कर दिया है, और दूसरा अगर x की जगह हम 6 ले लें तो y की जगह हम 0 ले लें तब भी हो जाएगा। लीजिए तो हम ही कर दिए 2 वैल्यू, तो क्या आया भाई 0 और -2, और दूसरा वैल्यू क्या आया 6 और 0। किसी को कोई समस्या है? ये इक्वेशन 2 का है, और ये पॉइंट इक्वेशन 1 के पॉइंट, ये वैल्यू निकालें बिल्कुल अपने दिमाग से सोचते हुए कि x की जगह क्या लें, y की जगह क्या लें, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से मनी में कैलकुलेशन किया और पता लगा कि x की जगह 0 ले लें और y की जगह -2 ले लें, तो ये +6 -6 करके 0 आ जाएगा। और यूं ही अगर y की जगह 0 ले लेते, यहाँ 0 हो गया, और x की जगह 6 ले लें तो 6 - 6, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 6 - 6 0 आएगा। तो सब अपने दिमाग से सोचेंगे, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी सोच देना है, ठीक है। फिर क्या है भाई, इसको करने के बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है। आइए ग्राफ बनाते हैं। ये तो हम ऐसे हम बना रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में, इसको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में जरूर एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में भी ग्राफ पेपर में बनाएंगे। होमवर्क कॉपी के लिए आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, जो होमवर्क कॉपी में जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहीं पे ये ग्राफ पेपर का पेज शीट चिपका दीजिएगा, और ग्राफ पेपर पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ताकि हम मिला भी देंगे, ठीक है। होमवर्क कॉपी जो होमवर्क करेंगे उनको बता दें।
जो करेंगे क्या, सभी को करना है। ठीक है, तो x देखिए सबसे हाईएस्ट कहां तक गया, 6 यहाँ पे 7। तो हमको क्या करना होगा, x को 7 तक लेके जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। करते हैं हम उतना ही बना रहे जितना हमको जरूरत है। और x कहीं निगेटिव में है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, निगेटिव में कहीं नहीं, उसने लिखी नहीं है। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, यहाँ 0। ऑल राइट, अब देखिए y एक्सिस को कहां तक लेके जाने की जरूरत है, निगेटिव में है -2 और यहाँ नहीं है, तो y को निगेटिव में तो -2 तक करना पड़ेगा, -1 -2 इतना ही लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। और यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो y को हमको जो है 7 तक को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तो और ऊपर तक चला जाएगा, फिर 7 तक चल रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 उतना ही कर रहा है जितना की जरूरत है। यहाँ पे देख लीजिए, तो अपना हमारे पास पॉइंट है, तो देखते हुए तो आप पहला पॉइंट देखिए क्या है, इक्वेशन 1 को ड्रॉ कर रहे हैं, 0 और 6, 0 6 ये वाला पॉइंट हुआ, 0 6 ये वाला पॉइंट हुआ ना, बताते नहीं है। 0 6 अगला पॉइंट है 7 7, तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ये पॉइंट हो गया 7 7, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लकीर खींच देंगे। आप लोग ग्राफ पे स्केल उसके लेके बनाएंगे तो आप लोग का एकदम सही बनेगा। ये मान लीजिए ऐसा हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये लाइन जो है इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी लकीर सीधी नहीं बनी है क्योंकि मैं रफ बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे स्केल से खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल रखेंगे और फिर खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 क्या है, 0 और -2, तो 0 और -2 ये वाला पॉइंट हो गया, और 6 और 0 ये वाला पॉइंट, तो ये वाला, इन दोनों को मिलाते हुए कुछ ऐसी लाइन बनी। ठीक है, सभी बच्चों को बात समझ में आई है? अच्छा, एक बार ही आप लोग बताएंगे कि इक्वेशन क्या था, मैं तो भूल गया, इक्वेशन मिटा भी दिया, इक्वेशन को साफ कर दिया, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी x - 7y + 42 = 0, और दूसरी इक्वेशन थी x - 3y - 6 = 0, दूसरी इक्वेशन। तो ये जानते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको आगे यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ते 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 जाएगा, ये दोनों लाइन ऐसे बढ़ते बढ़ते पीछे तक जाएगा और कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा जरूर। आपको पॉइंट को जब देखेंगे तो जो जहां पे ये बढ़ते बढ़ते जहां पे भी कट कर रहा होगा, उस पॉइंट का जब हम पॉइंट लिखेंगे x और y, तो वही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ये पक्का है कि इंटरसेक्ट करेगा। क्यों, कैसे कैसे कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए 1/1 आ रहा है और यहाँ पे -7/-3 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या कहना हो रहा है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है। इस आधार पे हम कह पाएंगे कि ये लाइन कहीं ना कहीं दूर जाके मिलेगी जरूर, ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, और अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्लियर ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसी दिख रही होगी। हमारा क्योंकि थोड़ा हम स्केल हम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमको डाउट हो रहा था कहीं पैरेलल तो नहीं है, लेकिन पैरेलल नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तो अंदाजे से बना रहे हैं ना, ये एकदम एक्यूरेसी थोड़ी है। एक्यूरेसी तो तब होगी जब आप ग्राफ पेपर पे स्केल और पॉइंट देख देख के बनाएंगे, तब एकदम एक्यूरेट बनेगा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आएगी। तो ये जो ग्राफ पे बनेगा, यही इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बताइए एक एक बच्चों को मेरी बात समझ में आई है कि नहीं?
बोलिए। मिस्टर आदित्य, मिस्टर करण, बताइए। जगमोहन बताओ। जगमोहन नहीं बता रहा है। करण बताओ। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? मिस्टर नीतू, मिस नीतू बताइए, समझ में आ गई थी ना बात? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ये आप लोग की क्लास में बड़ी समस्या है। क्लास 10 में कोई छात्र बोलते ही नहीं है, बहुत संकोच करते हैं। इतना संकोच ना किया कीजिए, ठीक है? बहुत शर्माते हैं आप लोग बोलने में, देखते हैं। शर्म की क्या बात है इसमें? बताया कीजिए, बोला कीजिए कि हाँ सर, ना सर, कुछ पूछना पूछा कीजिए। ठीक है, हम चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, वो आप लोग खुद बनाएंगे अपनी होमवर्क कॉपी में। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं बनाएंगे, हम बस इक्वेशन फॉर्मुलेट करके छोड़ देंगे, ठीक है? देखिए लिखा हुआ द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, बैट है और बॉल है। 3 बैट खरीदा है, 6 बॉल खरीदा है, कितने रुपए में? 3900 रुपीज। ठीक। कुछ दिनों बाद लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड। मतलब कुछ दिनों बाद उसने एक बैट और खरीदा है और 3 बॉल और खरीदे हैं। टोटल कितने रुपए में खरीदे हैं भाई? 1300 रुपीज में। ठीक है, अब आपको पता लगाना है, इसको ज्योमेट्रिकली पता दिखाना है। देखिए अगर बैट का जैसे अगर बैट का जितना भी दाम है उसमें नंबर ऑफ बैट से गुना करें तो टोटल बैट में कितना 10,000 है वो आता है। अगर मान लीजिए 50 रुपए का बैट है तो टोटल 3 बैट है तो कितना रुपया चला गया बैट में? 150 रुपये चले गए। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? तो यहाँ पे बैट कितने हैं? अगर मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, 1 बैट, अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं एक बैट को खरीदे, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल को खरीदने में मान लीजिए 22 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है? 3 बैट को खरीदने में 3x का खर्चा आएगा और 6 बॉल को खरीदने में 6y का खर्चा आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई? 3900। ठीक है, आई बात समझ में? और उसी तरीके से दूसरा बताइए, दूसरा बताइए। एक बैट है और 3 बॉल, कितना रुपए आएंगे? 1300। ये हो गया अलजेब्रिकली। अब आप ग्राफिकली बिल्कुल कैसे बनाएंगे, जैसे हम बताएं, इन दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, पहले वाले इक्वेशन का फिर दूसरे वाले इक्वेशन का, एक्स और वाई के वैल्यू, और इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और देखेंगे कैसा दिख रहा है। जानते हैं ये जो है कौन से डेल्ट लाइन आएगा? क्यों? क्योंकि आप देखिए ये 3/1 है, यहाँ 6/3, नहीं, कॉन्सिडेंट नहीं आएगा।
चलिए इसको आप जरूर ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे ग्राफ पे प्लॉट? अरे बताते नहीं है, बोलिए। यस सर। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप स्वयं कोशिश करें, ठीक है। इसको आप खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे फिर अगली क्लास में पूछेंगे आप। यह हम आपको दे रहे हैं कि आप खुद से पढ़ के इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे ना। अच्छा अभी आप रुकिए, यही सब लोग मोबाइल अभी छोड़ दें, मैं 20 सेकंड 30 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 मिनट। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3.1 में तीनों क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन हमने आपको समझाए और तीसरा आपको दूसरे तरीके से करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको एक्सरसाइज 3.2 का। 3.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैंने दे दिया था, उसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। एक्सरसाइज 3.2 में 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन में हमने आपको होमवर्क दिया था। अगर किसी स्टूडेंट को इन 3 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में बाधा आई हो, कोई कष्ट हुआ हो, तो अभी पूछ रहे हैं, हम उसको बता देते हैं। कर लिया इसका मतलब, चलिए बड़ी खुशी की बात है। तो 2, 3, 4 आपने होमवर्क में कर लिया है, अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बता देगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2 क्वेश्चन है, जिसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बता देंगे क्वेश्चन कैसे हल होगा ग्राफिकली, बता के छोड़िएगा। आइए एक एक करके दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49, पेज 49 में हम 3.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स का क्विज हुआ है, उसमें 10 स्टूडेंट ने भाग लिया है। If the number of girls is 4 more than the number of boys,
कह रहे हैं कि उसमें कुछ छात्र होंगे, कुछ छात्राएं होंगी, ठीक है ना, कुछ जो है बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। उसमें लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि जो गर्ल्स हैं, अगर नंबर ऑफ बॉयज जो है x, बॉयज की जो गिनती अगर x है तो गर्ल्स उससे 4 ज्यादा है। मतलब अगर ये 20 है मतलब बॉयज, तो लड़कियां 24 होंगी। अगर लड़के 15 हैं तो लड़कियां 15 में 4 जोड़ दो 19 होंगी, मतलब 4 ज्यादा होंगी, ठीक है। फिर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया है? 10 बच्चों ने भाग लिया, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज 1 से डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स 22 से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर दोनों को जोड़ दें, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ दें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होना चाहिए, जो कि 10 है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। देखा कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं हम। दूसरा लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको x प्लस 4 करके बाई कर लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स को 22 से डिनोट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। मतलब कि अगर हम x में 4 को जोड़ें तो y के बराबर आना चाहिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हुआ भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, स्कोर को उधर ले गए, इस y को उधर ले गए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए 1/1 और 1/-1, ये आपस में बराबर तो नहीं है, इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ग्राफ में इन दोनों लाइन क्या हो रहे होंगे? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा होगा। ये सब बातें हम पढ़ा चुके हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स को पक्का है। अब आपको उसको ग्राफिकली जो है बना के दिखाना सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक एक करके एक एक वो लीजिए और उसका सॉल्यूशन सेट लिखिए और उसको ग्राफ में प्लॉट कीजिए और देखिए दोनों लाइन कहाँ कट कर रही है। जैसे इक्वेशन 1 क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तुरंत इसका सॉल्यूशन सेट बना लीजिए। अगर x की जगह 5 ले, y की जगह 5 ले, 5 प्लस 5 10 हो गया। x की जगह 6 ले, y की जगह 4 ले, तो 2 पॉइंट का ऐसे ही बना दिए, 5 5 6 4। ये दोनों पॉइंट को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। हाँ बोलिए। अगर हम y की जगह 4 ले लें और x की जगह 0 ले लें तो -4 0 -4 राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर कॉपी में ग्राफ कैसे बनाना है सर? लीजिए अभी वही तो हम आपको समझाए थे कि आपको कॉपी में ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है। स्केल और ग्राफ पेपर की मदद से बिल्कुल एक्यूरेसी से बनाना है ग्राफ, और उस ग्राफ पेपर पे जिससे आप बनाएंगे ये सब काम, जो कॉपी में जहां क्वेश्चन कर रहे होंगे उसी के पास में वो ग्राफ पेपर चिपका देंगे। आ गई बात समझ में? सर ग्राफ बुक में नहीं कर सकते सर, क्वेश्चन नंबर डाल के? फिर HW कॉपी में खाली रहेगा ये क्वेश्चन। नो सर, जो जैसे वो है सर, उसको तो उसमें कर लेंगे सर न्यूमेरिकली, और ग्राफ बना लेंगे सर उसमें ग्राफ बुक में। तो हम जब चेक करेंगे तो आपको ग्राफ पेपर भी देंगे, ग्राफ बुक भी, ग्राफ कॉपी भी देंगे और अपना कॉपी भी देंगे, हम मिलाते फिरेंगे। अरे थोड़ा सा चिपका लीजिएगा उसको तो हम देख लेंगे ना जब हम कॉपी चेक करेंगे। तो हमारे लिए आप सोचिए कि हम एक बार आपको ग्राफ कॉपी देखें, फिर दोनों में क्वेश्चन नंबर मिलाएं, फिर इसका लिखा पढ़िए आपका पढ़े, फिर ग्राफ देखें। ग्राफ आप 2 कॉपी आपको देने पड़ेंगे, आपको ग्राफ कॉपी भी देना पड़ेगा आपको और अपना HW कॉपी भी देना पड़ेगा जब हम चेक करने के लिए आपसे कॉपी मंगाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही कॉपी हमें दीजिए, जो ग्राफ पेपर जो आप बनाएंगे उसको अपने क्वेश्चन के इर्द गिर्द चिपका दीजिए और क्वेश्चन नंबर लेकिन जरूर लिख दीजिएगा ग्राफ पेपर पे, ताकि हमको मैच कराना आसान हो। ठीक है, अभी आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। ग्राफ, आपको ग्राफ पेजेस मिल जाते हैं,
सस्ते में। या ग्राफ कॉपी भी आप लेते हैं तो ग्राफ पेज पूरे कॉपी लीजिए सिर्फ ग्राफ पेपर का, वो वाला मत लीजिए जिसमें एक तरफ ग्राफ पेपर रहता है, एक तरफ लिखने को दिया रहता है। वो वाला कॉपी लीजिए जिसमें हर पेज ग्राफ पेपर होता है, ताकि आप वो पेज फाड़ के इसमें चिपका लीजिए, बस क्या करना है। ठीक, 10 रुपए की ग्राफ पेपर की कॉपी आती है, 10 से 15 रुपए की, वो वाली कॉपी खरीद लीजिएगा जिसमें हर पेज ग्राफ पेपर हो। वो वाला मत लीजिएगा जिसमें एक ग्राफ पेपर लिखने का दिया हो। हाँ बोलिए सर। ये 2.1 का सर ये बताना एक बार क्वेश्चन इसमें कैसे होगा सर ग्राफ में? कौन सा क्वेश्चन है? 2.1 का फर्स्ट। 2.1 का फर्स्ट तो अभी बताया मैंने, जस्ट अभी तो बताया था। ले ये तो पूरा ग्राफ बना के बताया था। क्या करते हैं, चलिए अभी क्या कीजिएगा, इस क्लास खत्म होने के बाद 2.1 की कह रहे हैं सर 2.1 की कह रहे हैं। 2.1 पे पहुंच गए तुम? ये क्या भाई, ये क्या लोचा है? हाँ 2.1 में क्या बताएंगे सर? फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कैसे करना है सर? इसमें वो बता रहे हैं सर। हाँ सुन लीजिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, कि आपका जो कर्व है px वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये सब कैसे आया था, क्यों आया था, अगर आप भूल गए हैं तो घबराएं नहीं। आपके 30 मिनट में वीडियो रिकॉर्डिंग में ऊपर रहता है, उसको जाके एक बार देख लीजिए फास्ट मोड में, 2x2 में जाके देख लीजिए, याद आ जाएगा। तो मैंने बताया था वो कैसे आया था, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन कंक्लूजन ये निकला था कि कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो आपके 2.1 में अगर आप देखिए पहला क्वेश्चन, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, एक भी जगह नहीं कट कर रही, तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे। दूसरा देखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह कट कर रही है, तो एक जीरो होंगे। तीसरा देखिए 1 2 3 जगह पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। चौथा देखिए 2 जगह कर रही है तो 2 जीरोस होंगे। पांचवा देखिए 1 2 3 4 जगह कट कर रही है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। उसी के साथ छठवा में 1 2 3, वो एकदम छठवा में ऐसा लगा हुआ है लेकिन उसको गिनेंगे एक ही, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा कुछ है, तो ये एक ही है, ये एक ही है, ठीक है। तो 1 2 3 जगह कट कर रहे हैं तो 3 जीरो। देखिए हम ओरली बता दें, लेकिन ये कैसे हम बोल रहे हैं कि जितने जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वही जीरोस होंगे, ये सारे डिटेल कैसे आया था, क्यों आया था, ये सब हम आपको पढ़ाए थे बड़े अच्छे से। भूल गए तो 2 इंटू या 1.5 इंटू में उस वीडियो को चला के देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई कष्ट? नो सर। ठीक है, देखिए अभी हमको आप पेज पलटवा के पॉलिनोमियल में चले गए हम, तो ऐसे एकदम फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं आप लोग, एकदम से एकदम 3 चैप्टर से आप 2 चैप्टर में पहुंच गए, हम भी एकदम इधर से उधर हो गए। कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन अच्छा किया आपने पूछ लिया, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया कीजिए। हाँ जी, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। इसको ग्राफ पे बनाएंगे और ग्राफ पे बनाने के दोनों लकीर देखेंगे कहाँ कट कर रही है, जहाँ कट कर रही है वही पॉइंट आपका आर्टिजन, आपको तो ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट दिख जाएगा, ग्राफ पेपर पे तो बड़े आराम से दिख जाएगा ये पॉइंट जो है, ऐसे ग्राफ पेपर होगा। अब देखिएगा एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ मिलाइएगा और वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ मिलाइएगा। एक्स एक्सिस पे अगर 3 आ रहा होगा, मान लीजिए वाई एक्सिस पे 4 आ रहा होगा, तो ये पॉइंट 3.3 और कॉमा 4 है, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट ग्राफ पेपर पे दिख जाएगा बड़े आराम से, साफ साफ। ऐसे यहाँ पे नहीं दिखेगा, इतना क्लियर नहीं बनता ना, ग्राफ पेपर पे तो एकदम बॉक्स बना होता है, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा और देखिएगा कि ये दोनों लाइन, कौन सी लाइन भाई, इस वाले इक्वेशन की लाइन और इस वाले इक्वेशन की लाइन, ठीक है। इसको एक पहले इक्वेशन के लिए इस पॉइंट को पुट कीजिएगा, दूसरे इक्वेशन के लिए इस पॉइंट को पुट कीजिएगा, और दोनों कहाँ कट कर रही है, जहां कट कर रही होगी, जहां इंटरसेक्ट कर रही होगी, वही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफिकली आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यही तरीका है ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका। तो अगर आपने एग्जाम में दिया हो
कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो इन टू वेरिएबल, एक पेयर दिया हो और लिखा हो कि सॉल्व इट ग्राफिकली, तो ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, दोनों का ग्राफ अलग अलग बना लेंगे, फिर देखेंगे दोनों ग्राफ की जो लाइन है वो किस पॉइंट पे कट कर रही है। जो जिस पॉइंट पे भी कट कर रही होगी उस पॉइंट का जो है वो पॉइंट ग्राफ पेपर पे आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा पॉइंट है। मान लीजिए 3,2 पे कट कर रही है तो 3,2 का सॉल्यूशन है। क्या हुआ, x = 3 y = 2, यही पॉइंट उसका सॉल्यूशन। x और y के यही मान उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये मान इक्वेशन 1 में भी सेटिस्फाई होगा। अगर ये मान आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, सॉल्व करके देखेंगे, और यही मान अगर इक्वेशन 2 में रखेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। ठीक है, कोई कष्ट, साफ कर रहे हैं। तो ये दो इक्वेशन मैंने लिख दिया है, लेकिन हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं, वो ग्राफ आपको खुद से करने के लिए दे रहे हैं होमवर्क में। ठीक है ना, करिएगा ना, बोलते नहीं है। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने अभी किया आपके साथ। इक्वेशन मैंने बना दिया, सॉल्यूशन सेट मैंने लिख दिया था, लेकिन ग्राफ आप खुद बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको कराने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, अपने बुक में पढ़िए। लिखा हुआ है 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। पेंसिल है और पेन, मान लीजिए एक पेंसिल का दाम ₹100 है और एक पेन का दाम ₹22 है, मान लीजिए। तो 5 पेंसिल का कितना दाम हो जाएगा भाई, 5x। अगर एक पेंसिल ₹2 की है तो 5 पेंसिल कितनी होगी, 5 × 2, ₹10 की होगी। तो एक पेंसिल अगर ₹1 का है तो 5 पेंसिल कितने का होगा, 5x का होगा। उसी तरीके से 7 पेन का दाम कितना होगा, 7y, और दोनों को खरीदा गया है तो कितने रुपए का टोटल आया, ₹50 का है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y, और दोनों को जब जोड़ा गया तो टोटल ₹46 का खर्चा आया। ये हो गया इक्वेशन। किसी को कोई समस्या पूछ ले, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है पूछ ले अभी। नहीं आई। अब देखिए 5/7 हो गया ये, तो जहां से 7/5, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या मतलब कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मिल रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। और ज्योमेट्रिकली भी हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें जो दोनों लाइन होगा वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रहे होंगे, मतलब दो लकीर बन रही होगी और दोनों आपस में कट करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब लेकिन वो दोनों लकीर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का सॉल्यूशन सेट तैयार करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई, 5x + 7y = 50। ये पहला इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन सेट हम तैयार कर रहे हैं। अगर हम x की जगह 10 ले लें और y की जगह 0 ले लें तो 10 × 5 50, 50 + 0 = 50। तो ये तो हो गया। ठीक है, 7 × 5 = 35 और x की जगह 3 ले लें, 5 × 3 = 15। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो पॉइंट हो गया भाई, 10, 0 और दूसरा हो गया 3, 5। इन दोनों पॉइंट को जो है ग्राफ में पुट कीजिए, प्लॉट कीजिएगा और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा। वही लाइन इक्वेशन 1 की लाइन होगी। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 7x + 5y = 46। आइए इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। 46 है। क्या हो सकता है, कोई का पॉइंट सोचिए जरा।
ये तो दशमलव उसमें में आएगा, काम बन नहीं रहा है, 46 है ना। हाँ, तो कुछ दशमलव में लेना पड़ेगा आपको। मान लीजिए y की जगह हम 3 ले लें, तो यहाँ पे हो गया 15, ठीक। और 46 में 15 जगह माइनस कीजिए, कितना आएगा? 31। तो x को हमको कितना लेना पड़ेगा? 31/7। ठीक है, और 31/7 आप कर सकते हैं। 6 4 7 28, 4 और 3/7, मतलब प्लॉट कीजिएगा तो ऐसे 4 तक तो जाइएगा ही, 4 तक। और मैंने इसे बता चुके हैं 4 और 5, और इसको 3/7 करना, तो यहाँ पे 7 बराबर बराबर डिवीजन कीजिएगा, वहां पे 3/7 पे ये वाला पॉइंट कहीं 4 3/7 दिखा रहा हो। ठीक है, और अगर आप इससे अच्छा कोई एजम्पशन सोच सकते हैं कि और कौन सा पॉइंट लें, तो वो और अच्छी बात है, वो तो और अच्छी बात है। और कोई अच्छा नंबर सोच सकते हैं, नहीं मिल रहा है, डेसिमल में तो मिलेगा ही नहीं, तो डेसिमल में लीजिएगा और डेसिमल में लेके फिर प्लॉट कीजिए। तो एक हो गया, मान लीजिए 4 ले लें, तो ये 20 हो गया। अब 46 में से 20 घटाइए, कितना आया? 26। तो इसको आपको 26/7 लेना पड़ेगा, ताकि 26/7 कट जाए। 26/7 कट जाएगा, यहाँ 26 बचेगा, और 5 और 20, और 20 और 26 को जोड़ेंगे तो 46 आएगा। और 26/7 आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, हमने आपको रियल लाइन पे 26/7 को कैसे दिखाया जाता है वो भी बताया है। तो y एक्सिस पे आप 26/7 को देख लीजिएगा। ठीक है, y एक्सिस पे 26/7, 26/7 का मतलब है 7 3 21 और 5/7, तो ये 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो क्या कीजिएगा, 3 और 5 के बीच में 7 डिवीजन कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 3 होल 1/7, 3 होल 2/7, 3 होल 3/7, ऐसे करके 5/7, और उस पॉइंट को यहाँ से यहाँ, और x एक्सिस पर 4, तो 4 यहाँ पर और 3/7 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। ऐसे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सारे बच्चे बताएं। बोलते नहीं है, जरा बोलिए। x की जगह हम 5 ले लें, माफ कीजिएगा ये उल्टा लिख दिया है, 4 नीचे होगा ना, 4 नीचे होगा और ये होगा 26/7। और अगर हम y की जगह 5 ले लें, तो 5 5 से 25। अब 46 में से 25 को माइनस कीजिए, कितना हुआ? 46 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 21। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? 21/7। फिर 21/7 को आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, वही ग्राफ रियल लाइन पे कैसे 21/7 को रिप्रेजेंट करें, वही वाली बात हो गई। ये तो आपका पुराना ज्ञान काम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो क्या क्या बना? 26/7, 4 एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा क्या हुआ 21/7, 5 दूसरा पॉइंट ये हुआ। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लकीर खींचेंगे और देखेंगे ये दोनों लकीर कहाँ पे कट करेंगे, जहां कट करेगी वही वाला पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। हमें उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ आ रही है। नहीं आई है तो पूछिए। आ गई, चलिए कोई बात नहीं, खुशी की बात है। इसी तरीके से आप
क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, ग्राफिकली, जो होमवर्क कॉपी में। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम बता दिए तो फिर दोबारा से नहीं बताएंगे, लेकिन अगले ही डेट में बताएंगे। ये नहीं कि जैसे 4 दिन बाद फिर पॉलिनोमियल का पूछ रहे हैं, अरे आज का काम किया है तो आज ही करेंगे ना, तब अगले डेट में बता देंगे। अगली डेट में हम आपको कुछ देर का समय देंगे कि बताइए होमवर्क में किसको किसको प्रॉब्लम आई, आप पूछ लेंगे, हम बता देंगे। ये थोड़ी कि भाई एक हफ्ता बाद फिर से पूछिए, एक हफ्ते पहले का काम। रोज काम कीजिए, आज का काम आज कीजिएगा, अगली क्लास में अगर आपको नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हमने करा दिया था, याद है? 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7 करा दिया था भाई। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी जो विड्थ है मान लीजिए बी है, और जो लेंथ है उससे 4 मीटर ज्यादा है, मतलब बी प्लस 4 होगा, बी से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। एक मिनट का समय दीजिए, हम इसमें एक भर के आते हैं तुरंत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 3.2 का 5वां क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका ब्रेड्थ जो है, मान लीजिए ब्रेड्थ क्या लिखा है, whose length is 4 मीटर देन द ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ मान लीजिए x यूनिट है, मीटर है, सॉरी x मीटर है, तो उसका लेंथ जो है उससे 4 ज्यादा है, मतलब लेंथ x प्लस 4 मीटर होगा, ठीक है ना। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है
कि x है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका पेरीमीटर अगर हम हाफ करें, इसके पेरीमीटर अगर हम हाफ करें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो वो बराबर आएगा 36 के, ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक तरीका जानते हैं, हम y ना मान के भी कर लें अपने एट वाले लॉजिक से, लेकिन अगर आप अभी पढ़ रहे हैं ये तो इसको आप y समझिए, ये y मीटर है सपोज, और ये y जो है x से 4 ज्यादा है, तो एक तो तरीका हुआ y जो है x + 4 के बराबर है, ये हो गया पहला इक्वेशन। y क्या है, लेंथ है, और x क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक। दूसरा, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 4 टाइम्स, सॉरी पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ x + y, x 2 बार है, इधर भी x है, इधर भी x है, इसके 2 टाइम्स, y भी इधर है, y भी इधर है, इसके 2 टाइम्स, तो दोनों को जोड़ेंगे, x + y + x + y, x को 2 बार जोड़ा है, y को 2 बार जोड़ा है, इसलिए 2 कॉमन लेंगे, 2x + y। और वैसे भी आपको पता होगा कि दोनों का क्या आता है भाई, पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ x + y आता है, ठीक है ना। ये कितना आया, इसका बाई 2 करें, हाफ करें, तो ये कितना आ रहा है, 36 के बराबर आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हुआ, x + y = 36, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली, बहुत ही आसान है। इसको आप जैसे समझिए, ये हो गया x - y = 4 और ये x + y = 36, दो क्वेश्चन हुए, दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली तो दोनों का सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, जैसे पहला इक्वेशन है x - y, इधर देखिएगा, x - y = 4, ये इक्वेशन 1 है, सॉल्यूशन सेट बना लीजिए, ठीक है। 4 0 हो गया, यहाँ पे -4 0 हो गया, 2 पॉइंट मिल गए, 4 0 और -4 0, बात कीजिएगा यहाँ 0 - 4, 0 और -4, देखिए -4 इंटू माइनस आएगा तो 4 आ जाएगा, ये 1 पॉइंट हुआ पहले इक्वेशन का। ये दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक लकीर बनेगी, एक लाइन बनेगा। उसी तरीके से अगर आप दूसरा इक्वेशन देखें, क्या लिखा हुआ है, x + y = 36, फिर इसका सॉल्यूशन सेट बना लीजिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 20 हो गया, 16 हो गया मान लीजिए, या 30 हो गया और 6 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो भी इसको सेटिस्फाई करे। तो क्या हुआ, 20 16 एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला 30 और 6, और इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे पुट करेंगे और एक लकीर बनेगी। अब ये दोनों लकीर जहां कट करेगी वही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश कीजिएगा, अभी हम समझाने के लिए समझा दिए, लेकिन आप इसको नोट डाउन मत क्या कीजिए, इसको आप समझ लिया कीजिए, और समझने के बाद खुद से इस क्वेश्चन को क्या कीजिए होमवर्क कॉपी में, तभी आपका विकास होगा, तभी आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कीजिएगा, और उसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है बुक में, देखिए लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y -8 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल लाइन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, पहला है कि आपको ऐसा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखिए कि वो दोनों मिलके इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करें, मतलब कि इसका क्या मतलब है, यूनिक सॉल्यूशन। तो दूसरा हम कुछ भी लिख लें, मान लीजिए हम 3x ले लिए प्लस,
तो ये कितना है 2/3 हो गया, हुआ ना 2/3। तो दूसरा वाला 2/3 नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, तो अगर यहाँ पे बस किसी तरीके से 2/3 ना है तो आप कुछ और ले सकते हैं, मान ली 1 ले लिए, 1 बाई यहाँ पे तो कुछ भी ले लो, उससे मतलब नहीं है। तो 2/3 और 3/1 आया यहाँ पर, जो कि बराबर नहीं है। क्या हुआ भाई, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन के लिए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी, आपका मन, आपकी मर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक क्वेश्चन तो हम ऐसे ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग आंसर भी हो सकता है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइंस होना चाहिए मान लीजिए, तो ऐसा कौन सा एक क्वेश्चन हम ले लें दूसरा, ये पूछ रहा है। क्या होता है कंडीशन, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, पर बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। तो 2 लिखा हुआ है, यहां पे हम मान लीजिए ले लेते हैं 6x, तो क्या हो गया 2/6, कितना आया भाई 1/3। अब हमको यहाँ पे भी y ऐसा लेना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट कि वो भी 1/3 आए। तो यहाँ 3 है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा 18y, ताकि 3/18 कट के माफ कीजिएगा 3 आना चाहिए ना, तो 9 लेना पड़ेगा अपने को 9, ताकि 3/9 कट के 1/3 आए, क्योंकि A1/A2 1/3 है। लेकिन ये C1/C2 मतलब -8 अपॉन यहाँ 1/3 यहाँ नहीं आना चाहिए, 3 8 जा 24, मतलब यहाँ पे -24 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -24 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे जो ले। तो मान लीजिए 3 ले लेते हैं, -3 = 0। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के हमेशा क्या होगी, पैरेलल। ठीक है ना, किससे करनी है, इस वाले कंडीशन के हिसाब से बनाती है। ऐसे हम कितने लाइन बोल सकते हैं न जाने, बस यहाँ पे -24 के अलावा चाहे कुछ भी लिख दे, -6 लिख दे, -7 लिख दे, -9 लिख दे, बस -24 नहीं लिखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? उसी तरीके से तीसरा लिखा हुआ है कि कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट का क्या मतलब हुआ भाई, ये हुआ कि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर। तो 2 की जगह ले लिया 4x, तो ये 1/2 हुआ, क्या हुआ 2/4 हो गया भाई। अगला वाला भी 2/4 होना चाहिए, तो 3y है तो यहाँ पे 6y लेना पड़ेगा, ताकि 3/6 भी कटे तो 1/2 आए। और यहाँ पे -8 है तो हमको -16 लेना पड़ेगा, ताकि -8 और -16 भी कटकर 1/2 आ जाए। यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो ये एक एग्जाम्पल है कोइंसिडेंट। ऐसे आप और भी पूछ सकते हैं अपने मन से, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो 2 इक्वेशन लिखा है, उसका आपको ग्राफ बनाना है। पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए पहले इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बना, इक्वेशन 1 का, दूसरे इक्वेशन का लाइन कुछ मान लीजिए ऐसा बना, मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा बना। तो लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म बाय दीस टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे कट किया हो और जहां कट किया हो इन तीनों को वर्टिसेस बताना है। तो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा, इन वर्टिसेस को आपको लिख देना है, बस यही काम करना है। और इस तरीके से आपको पूरा होमवर्क 3.2 का करना ही है, ठीक है। क्या होमवर्क हो गया भाई, ये पूरा
ठीक है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट, 5, 6 और 7 ये आपका होगा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप होमवर्क करके लेके आएंगे अपनी होमवर्क कॉपी में आज की डेट में। आज का डेट है 11 अगस्त 2021, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो अपने रिकॉर्डिंग में देखकर जुड़ेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर समापन हो जाएगा ना तो समाप्त हो जाएगा वो चैप्टर, इसलिए आप ज्वाइन करें। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों को ज्वाइन किया करें क्लास को, क्योंकि एक बार यहाँ पे सिलेबस समाप्त हो गया तो वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टाइम है, आपके पास समय है कि आप पूछ सकते हैं। और जो ही एक चैप्टर पार हो गया तो फिर पार हो जाएगा, फिर शायद आप पूछने में भी समर्थ ना महसूस करें, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, आप जानते ही नहीं रहेंगे उस चीज को, तो पूछेंगे कैसे। इसलिए साथ साथ पढ़ते रहें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते रहें और पूछते रहें, ठीक है। आपका बोर्ड है उसका ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का सोचे थे कि पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में अगले क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ और तरीके हैं सॉल्यूशन को सॉल्व करने का जो कि हम अगले क्लास में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करते रहिए और क्लास जरूर ज्वाइन किया कीजिए, लीव मत किया कीजिए। आपकी अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, और जितने बार आप ज्वाइन करके फिर लीव हो जाते हैं, फिर ज्वाइन होते हैं, फिर लीव होते हैं, तो वो परसेंटेज कितने परसेंट कितने देर तक आप क्लास में रहें वो भी टीच वीट में काउंट हो जाता है। इसका भी ख्याल रखिए, हमें पता चल जाता है कितने देर कौन स्टूडेंट यहाँ पे था और कितने देर गायब रहा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम क्लास के समाप्त कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई में कोई कोताही नहीं कीजिए। चलिए धन्यवाद।